India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं ज़ारा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नीट पीजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार। कहा, नीतिगत मामले में कोर्ट दखल नहीं देगा। उम्मीदवार केंद्र के समक्ष रखें अपनी बात। कर्नाटक हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, भावना से नहीं हम कानून से चलेंगे। वादी ने सुप्रीम कोर्ट का दिया हवाला। कहा, बोलने के अधिकार में राइट टू वेयर भी आता है। सरकार ने कहा, कॉलेजों को निर्णय लेने की दी गई है अनुमति। एनआईए को 7 आरोपियों के जब्त फोन पेगासस कमेटी को सौंपने की मिली अनुमति। स्पेशल कोर्ट ने एनआईए को दी इजाजत। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। अंतरिम जमानत की मांग के लिए हाई कोर्ट जाने का निर्देश। आजम खान ने विधानसभा चुनाव में प्रचार की इजाजत मांगी थी। India Legal presents Courts Roundup. चलिए शुरुआत कर लेते हैं कोर्ट्स राउंड अप। नीट पीजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंटर्नशिप के समय सीमा विस्तार के लिए उम्मीदवारों को केंद्र सरकार को प्रतिनिधित्व देने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि ये सरकार का नीतिगत मामला है, इसलिए वे इसमें दखल नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2022 सत्र मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने 31 मई 2022 को इंटर्नशिप पूरा करने की समय सीमा के विस्तार को लेकर उम्मीदवारों को केंद्र के समक्ष अपनी बात रखने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नीतिगत मामला है, इसलिए सरकार के इस अधिकार में हम दखल नहीं देंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट नीट पीजी 2022 के संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। नीट के जरिए पीजी कोर्स के लिए उत्तीर्ण उम्मीदवारों ने इंटर्नशिप पूरा करने की समय सीमा 31 मई 2022 को आगे बढ़ाने यानी इसमें विस्तार की मांग की है। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि वो 2021 में कोविड ड्यूटी पर थे। कोविड ड्यूटी के चलते उनकी इंटर्नशिप में देरी हुई, जो नीट पीजी 2022 परीक्षा में उपस्थित होने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि कई उम्मीदवार कोविड ड्यूटी में शामिल हुए थे और इसलिए जल्दी इंटर्नशिप शुरू नहीं कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि कई राज्यों में अलग अलग इंटर्नशिप कार्यक्रम हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि 12 मार्च 2022 को होने वाली परीक्षा को कोविड महामारी के कारण मई 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में एमबीबीएस स्नातकों ने एक सत्र में 2 साल के लिए पीजी बैचों में प्रवेश के लिए कार्य प्रणाली के संबंध में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड से स्पष्टीकरण मांगा है और आवश्यकता पूरी होने तक परीक्षा स्थगित करने की मांग की है। डॉक्टरों का ये तर्क भी रहा है कि नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग में शामिल होने वाले कई उम्मीदवार अभी सीट आवंटन का इंतजार कर रहे हैं और काउंसलिंग की तारीखों और नीट पीजी 2022 परीक्षा की तारीख में टकराव के कारण वो परीक्षा में बैठने की स्थिति में नहीं होंगे, भले ही वो चाहते हों। नीट पीजी 2022 शेड्यूल की आलोचना करते हुए डॉक्टरों ने याचिका में ये भी तर्क दिया है कि एक साल में 2 बैचों को समायोजित करना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2000 के खंड 12 के खिलाफ है, क्योंकि प्रति वर्ष प्रति यूनिट डिग्री के लिए अधिकतम 5 पीजी सेट हो सकते हैं, अधिकतम 5 पीजी सीटें हो सकती हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले सप्ताह ही पहले निर्धारित नीट पीजी 2022 को 4 से 6 सप्ताह के लिए टालने का फैसला लिया है। इस पर याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि आवेदन के लिए भी समय सीमा भी बढ़ाई जाने की जरूरत है, लेकिन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि वो इस मामले में दखल नहीं देंगे। ये कार्यपालिका से संबंधित नीतिगत मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। समाजवादी पार्टी के सांसद और विधानसभा चुनाव में रामपुर से प्रत्याशी आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सीतापुर जेल में बंद सपा सांसद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अंतरिम जमानत मांगी थी ताकि वे विधानसभा चुनाव में भाग ले सकें। शीर्ष अदालत ने आजम खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई की और उन्हें हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। साथ ही हाईकोर्ट को आजम खान मामले की जल्द सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आजम खान ने अपनी याचिका वापस ले ली है। सपा सांसद की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए थे। आजम खान की ओर से कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि उनके मुवक्किल पर 47 केस दर्ज हैं। उन्होंने आजम खान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेना है, लिहाजा उनकी अंतरिम जमानत की याचिका को स्वीकार किया जाए। अपनी याचिका में आजम खान ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार जानबूझकर उनके मामले को लटका रही है ताकि वे चुनाव प्रचार में भाग न ले सकें। इस पर शीर्ष अदालत ने पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। इस पर आजम खान के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि हाई कोर्ट में हमें मौका नहीं दिया जा रहा है, मेरे खिलाफ राजनीति हो रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां राजनीति की बातें ना करें। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि आजम खान की जमानत याचिका पर पिछले 2 महीने से फैसला सुरक्षित है, इस मामले में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को आजम खान के मामले की जल्द सुनवाई करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में 2 विधानसभा सीटों को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करने के चुनावी आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को कार्रवाई का कारण जारी रहने पर इसे दोबारा दाखिल करने की स्वतंत्रता दी। जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच 17 दिसंबर 2021 के उस आदेश को वापस लेने की मांग करने वाले एक विविध आवेदन पर विचार कर रही थी, जिसके द्वारा गैर अभियोजन के लिए रीट को खारिज कर दिया गया था। पीठ ने अपने आदेश में कहा, यह आवेदन गैर अभियोजन के लिए रिट याचिका को खारिज करने के 17 दिसंबर 2021 के आदेश को वापस लेने के लिए है। आवेदन में उल्लेखित कारणों के लिए रिट याचिका बहाल की जाती है। हम इस रिट याचिका को स्वतंत्रता के साथ निपटाने के लिए उपयुक्त समझते हैं। याचिकाकर्ता को राज्य या संसदीय चुनाव के लिए अगले चुनाव अधिसूचित होने की स्थिति में उसी को पुनर्जीवित करने के लिए इजाजत दे रहे हैं। दूसरे शब्दों में, हम मेरिट के आधार पर इस याचिका का निपटारा नहीं कर रहे। क्योंकि 2 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, इसलिए हम याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता देते हैं कि अगर अगले चुनाव में ये जारी रहती है तो उसे फिर से शुरू करें। 2017 में जस्टिस J चलमेश्वर और जस्टिस AM स्प्रे की पीठ ने पंकज कुमार मिश्रा द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किया था, जिसमें आरोप लगाया था कि ये निर्णय अवैध है क्योंकि इसमें संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 के तहत अनिवार्य राष्ट्रपति के आदेश का अभाव है। जब मामले की सुनवाई के लिए बुलाया गया तो याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता R वेंकटरमणी ने खंडपीठ से बहाली के लिए आवेदन की अनुमति देने का अनुरोध करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने यूपी में 2 निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित करने का प्रयास किया, जो परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ पर फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम की धारा 40 के तहत निर्धारित जांच के बाद ही वक्फ के रूप में संपत्ति की प्रकृति का निर्धारण कर सकता है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस V रामासुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि जांच का संचालन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करता है ताकि प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जा सके। सेक्शन 40 में ये कहा गया है कि अगर बोर्ड को लगता है कि प्रॉपर्टी के वक्फ के होने का कोई कारण है तो वह अपना दावा कर सकता है और प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं, इसकी परिभाषा 1995 एक्ट के ही सेक्शन 3 में दी गई है। अदालत ने वक्फ बोर्ड की कार्रवाई को चुनौती देने और 1654 एकड़ और 32 गुंठा भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में मानने के लिए राज्य द्वारा दायर एक अपील की अनुमति दी
और कहा कि जमीन राज्य या निगम के पास किसी भी भार से मुक्त है। जिन मुद्दों पर विचार किया गया उनमें से एक ये था कि क्या संपत्ति की प्रकृति की जांच और निर्धारण करने की शक्ति एक प्रशासनिक कार्य है। दूसरा, क्या ये एक अर्ध न्यायिक कार्य है, क्योंकि किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले जांच की जानी आवश्यक है। शुरुआत में अदालत ने कहा कि बोर्ड किसी भी संपत्ति के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए सक्षम है जिसके बारे में उसके पास वक्फ संपत्ति होने का कारण है, और यदि कोई सवाल उठता है कि क्या कोई विशेष संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, वह इस तरह की जांच करने के बाद निर्णय ले सकता है। बेंच ने कहा, इस तरह की शक्ति को अधिनियम की धारा 40 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। ये संपत्ति की प्रकृति के सवाल तय करने की आज्ञा देता है। धारा 32(2)(n) के तहत निर्धारित करने की शक्ति का स्रोत है, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग करने के तरीके पर 1995 के अधिनियम की धारा 40 के तहत विचार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चार्जशीट पहले ही दायर की गई थी तो कोई आरोपी केवल इस आधार पर डिफॉल्ट जमानत की मांग नहीं कर सकता है कि रिमांड की तारीख से 60 दिनों या 90 दिनों की संपत्ति से पहले संज्ञान नहीं लिया गया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत वैधानिक जमानत लेने के लिए एक आरोपी का अधिकार केवल तभी होता है जब वैधानिक अवधि की समाप्ति से पहले चार्जशीट दायर नहीं की गई हो। अदालत ने कहा कि आरोपी तब तक मजिस्ट्रेट की हिरासत में रहता है जब तक कि अपराध का ट्रायल कोर्ट द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाता है, जो संज्ञान लेने के बाद रिमांड के उद्देश्य से आरोपी की हिरासत मानी जाती है। आदर्श ग्रुप ऑफ कंपनीज और LLP के निदेशकों पर कंपनी अधिनियम के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था। वैधानिक जमानत के लिए दायर उनके आवेदनों को विशेष अदालत ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि चार्जशीट 60 दिनों की समाप्ति से पहले दायर की गई थी। बाद में हाईकोर्ट ने आक्षेपित आदेश द्वारा इस आधार पर डिफॉल्ट जमानत दी कि 60 दिनों की समाप्ति से पहले अदालत द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुद्दा ये था कि क्या कोई आरोपी इस आधार पर CRPC की धारा 167 के तहत वैधानिक जमानत का हकदार है कि रिमांड की तारीख से 60 दिनों या 90 दिनों की समाप्ति से पहले संज्ञान नहीं लिया गया है, जैसा भी मामला हो। अदालत ने कहा कि सुरेश कुमार भीकमचंद जैन बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, इसलिए अपील की अनुमति देकर बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। दिल्ली न्यायालय ने ऑल इंडिया एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसिएशन और एयर इंडिया एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इनमें 5 साल तक बिना वेतन के छुट्टी और पायलटों के लिए उड़ान के घंटों में कमी के आदेशों समेत कई फैसलों को चुनौती दी गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से एयर इंडिया के इंजीनियरों को जोरदार झटका लगा है। दरअसल न्यायालय ने सोमवार को ऑल इंडिया एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसिएशन और एयर इंडिया एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। इनमें 5 साल तक बिना वेतन के छुट्टी और पायलटों के लिए उड़ान के घंटों में कमी के आदेशों समेत कई फैसलों को चुनौती दी गई थी। सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति V कामेश्वर राव ने कहा कि इन याचिकाओं को खारिज किया जाता है। पीठ ने आगे कहा कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए संस्थाओं को बचाए रखने के लिए आक्षेपित निर्णय लिए जाते हैं। इसके अलावा किसी भी कठोर कार्रवाई से बचने के लिए बिना किसी भेदभाव के पूरे बोर्ड में समान रूप से युक्तिकरण किया गया था। ये 2 याचिकाएं ऑल इंडिया एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसिएशन एंड एयर इंडिया एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसिएशन ने दायर की थीं। याचिकाकर्ताओं ने 23 जुलाई 2020 के कार्यालय आदेश को चुनौती दी थी। कर्नाटक के उडुपी के सरकारी PU महिला कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब का मामला राज्य के हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की। राज्य में हिजाब और भगवा शॉल पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच अदालत ने कहा कि भावनाओं और जुनून से नहीं, कानून और संविधान से देश चलेगा। कोर्ट भी कानून के हिसाब से ही फैसला लेगा। हिजाब विवाद की सुनवाई 6 छात्राओं की ओर से दायर की गई याचिका पर हो रही है। कोर्ट ने इस दौरान सिख समुदाय से संबंधित विदेश की अदालतों के आदेश का हवाला देते हुए कहा, सिखों के मामले में न सिर्फ भारत की अदालत बल्कि कनाडा और ब्रिटेन की कोर्ट ने भी उनकी प्रथा को आवश्यक धार्मिक परंपरा के तौर पर माना है।
उधर सरकार ने कहा कि हमने कॉलेज विकास समितियों को यूनिफॉर्म तय करने की स्वायत्तता दी है और छात्र इसका पालन करेंगे। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट में जज कृष्णा दीक्षित ने मामले की सुनवाई की। उनके सामने याचिकाकर्ता ने मामले की सुनवाई को स्थगित करने की मांग उठाई। तर्क दिया गया है कि इस मामले में एक और याचिका दायर की गई है। ऐसे में जब तक सभी दस्तावेज न आ जाएं, सुनवाई शुरू नहीं हो सकती। इस पर जज ने कहा है कि इस मामले में जो भी फैसला सुनाया जाएगा वो इससे जुड़े दूसरे मामले पर भी लागू होने वाला है। अभी के लिए कृष्णा दीक्षित द्वारा दूसरे मामलों के दस्तावेज भी मंगाए गए। जब इस सुनवाई को आगे बढ़ाया गया तब हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि वह भावना से नहीं, सिर्फ और सिर्फ कानून से चलने वाले हैं। कोर्ट ने बाकायदा कुरान की एक कॉपी मंगवाई और उस आधार पर आगे की सुनवाई शुरू कर दी। पूछा गया कि क्या कुरान में ये लिखा है कि हिजाब जरूरी है। इस पर याचिकाकर्ता की तरफ से लड़ रहे एडवोकेट कमत ने कहा कि कुरान की आयत 24.31 और 24.33 हेड स्कार्फ की बात करता है। वहाँ पर बताया गया है कि ये कितना जरूरी है। इसके बाद एडवोकेट कामत ने इस बात का भी जिक्र किया कि ऐसे मामलों में किसी भी चलन को धार्मिक आधार पर भी समझना जरूरी रहता है। उन्होंने केरल हाई कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि चेहरे को ना ढकना, लंबी ड्रेस ना पहनना सजा का पात्र है। ये बात उन्होंने हदीस के हवाला देते हुए बताई। ये बात उन्होंने तब की जब जस्टिस दीक्षित ने पूछा कि हदीस का मतलब क्या चेहरे को दिखाना होता है। इसी के जवाब में एडवोकेट कामत ने कहा कि इसको समझने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। यहीं पर उन्होंने केरल हाई कोर्ट के एक फैसले का हवाला भी दिया। उसी केरल हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर याचिकाकर्ता के वकील ने यहाँ तक कहा कि सिर को ना ढकना हराम माना गया है। लंबी स्लीव वाली ड्रेस ना पहनना भी इसी श्रेणी में रखा गया है। ये बात उन्होंने केरल हाई कोर्ट के फैसले के पैरा 29 के आधार पर की है। इसके बाद एडवोकेट कामत ने कहा कि बोलने का जो अधिकार दिया गया है उसी के अंतर्गत राइट टू वेयर भी आता है। उन्होंने ये भी कहा कि निजता का भी हनन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में साफ कहा था कि राइट टू वेयर भी निजता अधिकार के अंदर ही आता है। कर्नाटक सरकार ने कुछ दिन पहले ही कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 लागू कर दी है। इसी वजह से अब सभी स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय यूनिफॉर्म पहनी ही जाएगी। प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं। मुस्लिम छात्राओं का कहना है कि वे पहले से हिजाब पहनकर पढ़ाई करती आ रही हैं। पहले कभी इस तरह का कोई विवाद नहीं था। यहाँ तक कहा गया है कि उनके घर की दूसरी महिलाओं ने भी ऐसे ही पढ़ाई की है, लेकिन अब हिजाब पर यूं बवाल काटा जा रहा है। दूसरी तरफ एक तबका ऐसा भी है जो मानता है कि शिक्षा का यूनिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, सभी को स्कूल में एक समान ही रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला बदायूं के एक पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी को फटकार लगाई, क्योंकि उन्होंने एक व्यसक महिला की कस्टडी एक अन्य व्यसक पुरुष स्वाले रजा नाम को सौंपने की बात कही और आदेश दिया था। न्यायमूर्ति जहांगीर जमशेद मुनीर की खंडपीठ ने एसएसपी बदायूं से 2 दिनों में एक व्यक्तिगत हलफनामा भी मांगा, क्योंकि अदालत ने इसे सही नहीं बताया और पूछा कि कैसे एक व्यसक की कस्टडी दूसरे व्यसक को दी जा सकती है, और वह भी एक पुलिस अधिकारी द्वारा। कोर्ट ने टिप्पणी की, एक व्यसक जहां चाहे वहां जाने के लिए हमेशा स्वतंत्र होता है, लेकिन शिवानी गुप्ता की कस्टडी स्वाले रजा को सौंपना एक व्यसक की अपनी इच्छा के अनुसार रहने की स्वतंत्रता को कम करने वाला कार्य प्रतीत होता है। यहाँ शिवानी गुप्ता को स्वाले रजा की देखरेख और नियंत्रण में रखा गया है। कोर्ट ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं को 9 फरवरी 2022 तक अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है, जिसमें ये संकेत दिया गया है कि किन परिस्थितियों में स्टेशन हाउस अधिकारी बिनावर जिला बदायूं द्वारा एक व्यसक की कस्टडी किसी अन्य व्यसक को सौंपी जा सकती है और कैसे उसने अपने अधीनस्थों द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई करने की अनुमति दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं को भी ये स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया है कि थाना प्रभारी ने किस कानून के तहत कस्टडी आदेश पारित किया, जिसे केवल एक अदालत ही पारित कर सकती है। अनिवार्य रूप से आईपीसी की धारा 498 के तहत मामले में जांच के दौरान थाना प्रभारी थाना बिनावर ने 25 मई 2021 को शिवानी गुप्ता की कस्टडी में स्वाले रजा को सौंप दी। इसके साथ ही ये भी निर्देश दिया गया कि जब भी आवश्यक हो शिवानी गुप्ता और उनकी बेटी इशिका को पुलिस के सामने पेश किया जाए।
एनआईए कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले के 7 आरोपियों के जब्त किए गए मोबाइल फोन को पेगासस स्पाईवेयर घोटाले की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट की तकनीकी समिति को सौंपने की अनुमति दे दी है। एनआईए ने आवेदन दिया था, उसके बाद विशेष अदालत ने एजेंसी को आरोपी या उनके अधिवक्ताओं को आवेदन के एक प्रति देने का निर्देश दिया था और उनकी प्रतिक्रिया मांगी थी। आज सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश DE कोठालीकर ने आवेदन की अनुमति दी और एनआईए को समिति के समक्ष फोन जमा करने की अनुमति दी। 7 आरोपियों ने तकनीकी समिति को लिखा कि उनके पास ये मानने के कारण हैं कि उनके फोन हैक किए गए थे और स्पाईवेयर द्वारा हैक किया गया था। इसके जवाब में समिति ने जनवरी 2022 में एनआईए को लिखा और उपकरणों की मांग की ताकि उसी की प्रतियां बनाई जा सके और उसके बाद उनका निरीक्षण किया जा सके। इसके बाद एनआईए ने विशेष अदालत के समक्ष एक आवेदन दिया, जिसे आज अनुमति दी गई। पुणे पुलिस ने शुरू में 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव युद्ध स्मारक पर जाति आधारित हिंसा की जांच की और हिंसा से माओवादी संबंधों का आरोप लगाते हुए अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया। बाद में एनआईए ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। आरोपियों ने हमेशा कहा है कि उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैक किए गए थे और उनके खिलाफ सबूत लगाए गए। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित शक्ति का नियमित रूप से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और इसका प्रयोग केवल न्याय को बरकरार रखने या न्याय को सुरक्षित रखने के लिए करना चाहिए। अदालत ने इस प्रकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें अपराध को स्वीकार करने के बाद याचिकाकर्ता को विदेशी घोषित किया गया था। कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता दोषी पाए जाने और लगभग 1 साल की सजा काटने के बाद कुछ दस्तावेजों के साथ वर्तमान याचिका के साथ आया, जिसे उसने कभी भी अभ्यावेदन के साथ साथ अदालत के समक्ष पेश नहीं किया। अब उस आदेश को चुनौती दी है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आगे कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत प्रावधान को लागू करने के लिए पारित आदेश में कोई अवैधता प्रतीत नहीं होती है। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित शक्ति का नियमित रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता जब तक कि ये नहीं दिखाया जाता कि न्याय पर अनुचित प्रभाव पड़ रहा है। याचिकाकर्ता अन्य व्यक्तियों के साथ विदेशी होने के संदेह को गिरफ्तार उसको किया गया था और एक बांग्लादेशी नागरिक जो त्रिपुरा के रास्ते भारत में प्रवेश किया था उसे भी हिरासत में लिया गया और सीजेएम कछार की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया और विदेशी अधिनियम की धारा 14A के तहत आरोप पत्र तय किए। याचिकाकर्ता ने अपराध स्वीकार किया। ट्रायल न्यायालय ने आदेश के तहत उसे दोषी ठहराया। ये देखते हुए कि याचिकाकर्ता जांच के समय किसी भी प्रकार के दस्तावेज पेश करने में विफल रहा, अदालत ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी विवेकाधीन निहित शक्तियों का प्रदान करने से इनकार कर दिया। आपराधिक याचिका खारिज कर दी गई और निचली अदालत के दोष सिद्धि आदेश को बरकरार रखा गया है। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.